ब्रांचेस एंड प्रोफेशंस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया है। जैसे पहला ब्रांच था एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ फार्म एंड साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एक तो हम फार्म का साइंस पढ़ते हैं कि कैसे हमें फार्मिंग करनी है साइंटिफिकली, और क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस करना है। वो आपने आई थिंक किसी छोटी क्लास में कोई चैप्टर है इसका, क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस कर ले, है ना? हाँ, तो वहाँ भी पढ़ा होगा। दूसरी ब्रांच थी अपनी, दूसरा ब्रांच आपने क्या पढ़ा था? सॉइल साइंस, जिसमें हम सॉइल का कंपोजिशन देखते हैं, सॉइल का क्या कैसा कंडीशन है, क्या कौन सी सॉइल हमारे क्रॉपिंग के लिए अच्छा है, उसके लिए हम बात करते हैं। कौन से मिनरल्स ऐड करने हैं, नहीं ऐड करने हैं, वो सॉइल के कंपोजिशन के बाद डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। तीसरा ब्रांच हमने बात किया था कि कौन सा? पैथोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी में क्या क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्या क्या, कुछ हमने पॉइंट्स बताए थे। पहला नेचर ऑफ डिजीज, ये एक बार आपको समझना है, नेचर ऑफ डिजीज। दूसरा आपने समझा था क्या? हाँ, कॉज ऑफ डिजीज। तीसरा आपने क्या समझा था? सिम्टम्स। एंड लास्ट वन इज द इफेक्ट। डिजीज के इतने पर्सपेक्टिव को हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेचर का मतलब कि डिजीज किस ऑर्गन पे, बॉडी के किस पार्ट पे इंपैक्ट डालता है। क्या वो इंटरनल किसी ऑर्गन पे इंपैक्ट डालता है? जैसे आपको कहा जाए कि आपको HIV हो गया, तो क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन सिस्टम या कौन सा पार्ट इंपैक्टेड होगा? इम्यून सिस्टम, WBC का काउंट कम हो जाता है। तो ऐसे कई जितनी भी डिजीजेस हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन है या एक स्पेसिफिक सेल है जिस पे वो अटैक करता है। इससे हमें जानना पैथोलॉजी में जानते हैं। दूसरा कि उस डिजीज का कॉज क्या है। डिजीज के अगर हम पैथोजेंस की बात करें तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई प्लेटीहेल्मिन्स हो सकता है, जिसे हम हेल्मिन्स के नाम बोल लेते हैं, या कोई इंसेक्ट हो सकता है। ऐसे ही कुछ फंगस भी हो सकते हैं, जैसे रिंग वॉर्म हो जाता है तो फंगल डिजीज है। टाइफाइड हो जाए तो सनमुलर टाइफी, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। अभी आपने नाम लिया HIV, एड्स का नाम लिया तो वो HIV वायरस से हो जाता है। कल आपने कुछ एक नाम लिखा था TMV। ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, जो पैथोलॉजी है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए अलग अलग है। प्लांट के केस में भी डिजीजेस कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं, उनके लिए भी हमें सेम बात वही नेचर ऑफ डिजीज पता करना, उनके कॉज क्या है ना, कॉज कौन डिजीज कॉज करता है, फिर उनके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। आपको टाइफाइड आता है, टाइफाइड होता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को डॉक्टर पहचानता है, फिर उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शंस करता है। पहले होता था सिर्फ सिम्टम्स से ही पता लगाया जाता था कि ये डिजीज आ रही है, ये डिजीज हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं होता। जैसे आपको फीवर टाइफाइड में भी होगा, डायरिया में भी होगा, है ना, और भी बहुत सारी बीमारी हो, डेंगू में भी होगा, मलेरिया में भी होगा, लेकिन वो फीवर कौन सा है ये तो नहीं पता चलेगा सिम्टम देखकर, है ना। तो कॉमन कफ एंड कोल्ड में भी फीवर आता है, वो फीवर देखकर हम ये नहीं कह सकते कि सिम्टम से मीन्स वो एक पर्टिकुलर डिजीज है, लेकिन हाँ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से हम फाइनली ये कह पाते हैं कि ये हमें हुआ है। ठीक है, तो पैथोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसका इफेक्ट क्या है बॉडी पर, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर डायरिया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि डिहाइड्रेशन होने वाला है, तो डॉक्टर कहेगा भाई ये ऐसे ऐसे होने वाला है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, आप वो ORS लो, पानी ज़्यादा पियो, रेस्ट करो, ये सारी कुछ बोलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पैथोलॉजी में बात करते हैं।
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर क्या करता है? सारा तो पैथोलॉजी वाले ने कर दिया। ये पैथोलॉजिस्ट का काम है कि बताना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी। पैथोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन वाली बात आती है वो किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, उस डॉक्टर को ये हेल्प करता है। अब कई बार ऐसे दिमाग में आता है कि भाई पैथोलॉजी वाला खर्चा क्यों करे, डॉक्टर किस बात का। डॉक्टर नो डाउट आपको सिम्टम्स देकर दवाइयां देगा, लेकिन वो जो दवाई देगा ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। वो कई डिजीज के ना, जैसे फीवर है तो मलेरिया का भी देगा, डेंगू का भी देगा, कॉमन कफ एंड कोल्ड का भी। तो पहले वो देगा कॉमन कफ एंड कोल्ड, अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं ठीक हुआ तो आगे चलो कोई और कॉम्बिनेशन देगा। इससे दोनों का लॉस होता है, पेशेंट का भी, पेशेंट का खतरा बढ़ जाता है, डॉक्टर का टाइम बर्बाद होता है, और पेशेंट के ऊपर एक बर्डन आता है पैसे का कि भाई आप कोई बीमारी एक हफ्ते में ठीक हो रही है, कोई बीमारी 15 दिन में ठीक हो रही है, तो एक हफ्ते की दवाई तो और लेनी पड़ेगी ना। वो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि नहीं, हाँ ये वाली बीमारी है, दवाई लिया 4 दिन में ठीक। ये डॉक्टर के लिए भी आसान है, पेशेंट के लिए भी आसान है। पेशेंट का खतरा कम हो जाता है, मरने का खतरा कम हो जाता है, वीकनेसेस कम हो जाते हैं, बॉडी में डैमेज कम होता है। अब आपको मान लो फीवर था, वो कॉमन कफ कोल्ड दे दिया दवाई, और आप वो 2 दिन दवाई खाए और आराम नहीं हुआ, फिर से डॉक्टर के पास गए, तो 2 दिन में तो आपका डैमेज ही चला ना, और परेशानी बढ़ जाएगी और खतरा बढ़ जाएगा, डॉक्टर का टास्क बढ़ गया, आप तो बर्बाद हो ही रहे हो। तो इसलिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के जो कहे डॉक्टर वो हमें करवाना चाहिए, है ना, जिससे आपको बचने में, है ना, या फिर आपको ठीक होने में कम टाइम लगेगा, कम पैसा लगेगा, और आराम से जल्दी से ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट ब्रांच लिखो, ब्रीडिंग। ब्रीडिंग, इस ब्रीडिंग में क्या करते हैं वो लिखो। टू प्रोड्यूस improved varieties, to produce improved varieties by selective mating, बाई सेलेक्टिव मेटिंग। मतलब समझ आ रहा है? सेल स्प्रिंग चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। सेम बात प्लांट्स के लिए भी है। एक मान लो कि ये आपका जो एरिया है, यहाँ पे गेहूं की वैरायटी आपको चाहिए, मॉडरेट हाइट का प्लांट चाहिए। ज़्यादा हाइट हुआ तो हवा चलता है गिर जाएगा, है ना, और छोटी हाइट हुआ तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो साइंटिस्टों ने भाई लोकेलिटी के हिसाब से जो वैरायटीज बनाई, इस लोकेलिटी के हिसाब से चाहिए कि मॉडरेट हाइट हो और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो 2 अलग अलग ऐसी वैरायटीज का क्रॉस कराया होगा। एक ऐसी वैरायटी जो बहुत हाइट वाली है, जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ यहाँ प्रॉब्लम लाने में क्या है, उसको एज इट इज लाने में कि वो गिर जाएगा, हवा चलेगी तो खत्म, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन छोटी वाली वैरायटी का ये प्रॉब्लम है कि उसका प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो अच्छा है, वो गिरेगा नहीं लेकिन प्रोडक्शन कम है। तो उन दोनों के गैमीट्स का अगर हम फ्यूजन करा के कोई नया प्लांट बनाएं, जिसे हम हाइब्रिड प्लांट कहेंगे, तो वो मॉडरेट हाइट का भी होगा, मॉडरेट हाइट होगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड प्लांट। जो ये प्रोसेस करा आपने, 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज के प्लांट को मेट कराया, मीटिंग करवाई, है ना, 2 गैमीट का फ्यूजन करवाया, दैट इज द सेलेक्टिव मीटिंग। ऐसे किसी को तो भी उठा के नहीं करवाएंगे, वो आपके डिजायर्ड कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको 12th में ये सब बातें पढ़नी होंगी, जब आप थोड़ा जेनेटिक्स पढ़ लोगे तब। तो ब्रीडिंग में यही किया जाता है। ऐसे कैटल्स के साथ भी किया जाता है। जो लोकल वेराइटीज़ होती हैं
उनका एक अच्छी वैरायटी के साथ क्रॉस करा के, क्योंकि लोकल वैरायटी जो होती है कैटल की वो डिजीज रेजिस्टेंट होती है फॉर दैट लोकेलिटी, लेकिन जो फॉरेन कोई वैरायटी है उस लोकेलिटी के लिए वो डिजीज रेजिस्टेंट एंड अडॉप्टेड नहीं होती। अब यहाँ पे जैसे कोई फॉरेन की वो जर्सी गाय है, नाम सुना होगा जर्सी, यहाँ आपके इस वाले एरिया में रखने के लिए उसका केयर करना पड़ता है, जैसे कूलर लगाते हैं, टेम्परेचर हमें गर्मियों के दिन में ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गांव वाली देसी गाय रख के हम उसका कर लेते हैं ना, वो उसकी केयर करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो एक फॉरेन ब्रीड है, यहाँ का ब्रीड नहीं है। उन दोनों को क्रॉस करा के साहीवाल जैसा कुछ बनाया गया। वो थोड़ा सा कम ध्यान दोगे और उनके लिए कम फैसिलिटीज़ में भी वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन यहाँ पर्पस क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। गाय हम क्यों रखते हैं? दूध ज़्यादा चाहिए। देसी गाय और जर्सी गाय में फ़र्क क्या है? मिल्क प्रोडक्शन का रेट ज़्यादा है उनका, है ना। जर्सी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है ना। तो इसलिए हम कैटल्स के साथ भी सेम बात करते हैं, सेलेक्टिव मेटिंग करवा के एक अच्छी इंप्रूव वैरायटी हम तैयार कराते हैं। तो ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। नेक्स्ट ब्रांच लिखो, वेटरनरी मेडिसिन। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले दौर में, है भी और आने वाले दौर में और अच्छा होने वाला है। वेटरनरी आपका मेडिसिन, इसमें क्या करते हैं वो लिखो। साइंस डीलिंग विद द डिजीजेस ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिजीजेस ऑफ domesticated animals, and their health care दो बातें। पहला, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से क्या समझते हो? पालतू जानवर जो हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ रहते हैं, किसी न किसी पर्पस के लिए हम उसको रखते हैं। प्रोटेक्शन हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, और भी कई कुछ आपके मैकेनिकल वर्क के भी पर्पस हो सकते हैं, है ना। जैसे आप म्यूल रखते हैं, है ना, गधा रखा जाता है, तो वो मैकेनिकल काम कराने के लिए। उन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का डिजीज के बारे में समझना और उनके हेल्थ का केयर करना, जितने भी बफेलो, काऊ, ये सब जो आप इन जनरल हमारे सबके आसपास देखने को मिल जाता है, उनका भी एक रूटीन चेकअप होता है। या फिर आपके घर में पेट होगा अगर कोई, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पेट वाले डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। उसको कोई बीमारी हो गई, उसको वैक्सीनेशन करवाना है, तो वो वेटनरी डॉक्टर्स करते हैं। वेटनरी जो मेडिसिन्स होती हैं, जो उनके जानने वाले डॉक्टर्स होते हैं, वही करते हैं, सब नहीं कर सकते। तो एक बढ़िया स्कोप ये। और यहाँ आपके इधर इस लोकेलिटी में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जो वो होम सर्विस भी दे रहे हैं। आपका पेट है, कोई प्रॉब्लम है, फ़ोन करो, घर आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो लिखो, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी क्या कहता है? ब्रांच साइंस का, बायोलॉजी का, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, हैबिट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। क्या क्या? स्ट्रक्चर, हैबिट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट तो समझ रहे होगे, है ना, एक फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स का स्ट्रक्चर समझना, उनका हैबिट क्या है और उनका क्लासिफिकेशन।
अब हम इंसेक्ट के लिए इतना क्यों ब्रांच बना रहे हैं, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे कॉमर्शियल यूज में आते हैं। जैसे एपीकल्चर का नाम सुना है, हनी प्रोडक्शन के लिए, और हनी का एक बड़ा अपना एक कॉमर्शियल कह सकते हैं कि एक बहुत बहुत बड़ा पैसा है ना। एक ये आपके सामने बटरफ्लाई, दूसरा सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म सुना है कभी? सिल्क वॉर्म क्या है? कपड़े बनते हैं, है ना, फाइबर्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, और सबसे महंगा कपड़ा बिकता है इसका, सिल्क का। नेचुरल जो सिल्क है वो भी एक इंसेक्ट से बनाया जाता है। बटरफ्लाई बाद में यही जो इनका कोकून है बाद में बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। बटरफ्लाई के विंग्स भी बहुत यूजफुल हैं, वो अलग बात है कि हमें नहीं पता। बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स ऑफ द रेसर कार एंड रेसर बाइक। उनके टायर्स ये नॉर्मल टायर नहीं होते, जो हमारे आपके जो भी कॉमर्शियल ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर पर्सनल ऑटोमोबाइल्स हैं वैसे टायर्स नहीं होते, बहुत महंगे टायर्स होते हैं। और वो महंगे टायर इसलिए होते हैं क्योंकि इनको बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंसेक्ट के लिए भी हमें बहुत अच्छा एक स्कोप है। बढ़िया ज़्यादा पैसा अभी जो कर सकते हैं वो एपीकल्चर से कर सकते हैं, और ये सिल्क वॉर्म से कर सकते हैं, सेरीकल्चर जिसे बोला जाता है, ठीक है। और एक लैक कल्चर भी होता है, लैक इंसेक्ट एक नाम है, लैक, लाख का आपने वो कुछ आता है ना, वो लाख का बेंगल आता है ना, आप वो फीमेल से, वो लाख जो है ना वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इंसेक्ट का, उसको बोलते हैं लैक इंसेक्ट। वो स्टेजिस स्टेम पर रहता है, उसी स्टेम पर छोड़ता है, तो वो उसको उस प्लांट को लगाया जाता है और लैक के इंसेक्ट्स उस पर छोड़े जाते हैं, वो अपना वो एक्सक्रीशन छोड़ता है, तो फिर उसको निकाल के मेल्ट करके और फिर वो लैक के आपके जो भी ज्वेलरीज जो भी होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा पैसा है। इधर एमपी के साइड जाओगे तो बहुत लोकल ये क्या कहते हैं कि पैसा जनरेट करने का उनका तरीका है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, इसको लार्ज स्केल पर करो तो बहुत पैसा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है फिशरी। ये तो आप सब जानते होंगे, इसी को फिशरीज को ही इंप्रूव्ड करना, दैट इज नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन। पानी का कलर ब्लू होता है, मछली पानी में रहता है, इसलिए इसको ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिशरीज में लिखो ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री, दोनों बात हो सकती है, इसके लिए 2 वर्ड मैं लिखवा रहा हूं, ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग फिश और अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सी एस, हाँ पानी वाला सी, रिवर एंड लेक्स। पानी वाले तो तीनों ही हैं, सी, रिवर और लेक, बट ये बड़ा हुआ पानी वाला कंटेनर है। अब इसमें देखो 2 वर्ड है, ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री। किसका? कैचिंग फिश एंड या फिर कोई अदर प्रोडक्ट हो। अदर प्रोडक्ट में क्या? सिर्फ फिश ही खाया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो एज वो हमारे फूड हैं, उनको भी उनको भी पकड़ के लाना और मार्केटिंग उनका करना, पकड़ना ही अपने में एक बड़ा टास्क है। साउथ में चले जाओ तो उनका मेन जो जनरेशन ऑफ मनी है वो यही फिशरीज ही है। वो दिन में निकलेंगे जब अपना वो क्या नाव लेके 2, 4, 6, 10 जो भी होगा उनका, वो मछली पकड़ के भर के लेके आए, बेच आए, पैसे हो गए, है ना। तो फिशरीज भी एक उनका बहुत अच्छा, जो भी कोस्टल एरिया है जहाँ भी है। अब यहाँ पे आपका कोस्टल एरिया से फिशरीज का करने का नुकसान क्या है? बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रहा है,
तो इसको हम अब एक अल्टरनेट ऑप्शन और जनरेट कर रहे हैं। छोटे छोटे वो लेक्स बना के आप अपने घर के आसपास कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखा होगा, नहीं देखा? देखो कहीं दिख जाएगा तो आप बताओ। नेक्स्ट लिखो, दो ब्रांचेस के बारे में मैंने अभी जस्ट बात की थी। एक पहला लिखो एपीकल्चर, ये आपका एंटेमोलॉजी से रिलेटेड है। एपीकल्चर क्या होता है? इसमें रियरिंग ऑफ बीज, रियरिंग ऑफ बीज, बी कीपिंग, रियरिंग ऑफ बीज, बी कीपिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पस। रियरिंग ऑफ बीज, बी कीपिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम जब भी रियर करें बीज को, रियर करना समझ रहे हो क्या होता है? पालना। इसको हम पालें और उनका ध्यान रखें, उसको हम बोलेंगे एपीकल्चर। और इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बीज के? दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हनी है, दूसरा बी वैक्स। ये दोनों के दोनों हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है? इनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज हनी, एंड सेकेंड वन इज द बी वैक्स। दूसरा लिखो सेरिकल्चर। सेरिकल्चर भी हमने बात कर ली है। क्या होगा? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, फॉर प्रोड्यूसिंग, हाँ, रॉ सिल्क, फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ सिल्क। फिर इसके साथ कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और फिर वो फाइनली सिल्क फाइबर में कन्वर्ट करा जाता है, फिर वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है यूज होने के लिए, ठीक है? उसके बाद लिखो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कुछ लोगों का पैशन होता है। फॉरेस्ट्री वर्ड समझ आ रहा होगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें करते क्या है? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। सोचो कितनी बढ़िया जिंदगी होगी। उनको एक पर्सनल गाड़ी मिलती है और कुछ ट्रक्स मिलते हैं, कुछ क्या एक दो मिलते हैं, बस जंगल में ही घूमना है ना? करते क्या है वो लिखो फॉरेस्ट्री में। साइंस ऑफ डेवलपिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट, डेवलपिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को डेवलप भी कराना है और कंजर्व भी करना है। जो फॉरेस्ट है वो एज इट इज रहे, उसमें कोई डिस्ट्रक्शंस ना हो, और जहां पे कोई बैरन एरिया है, कोई खाली जगह है, उस पर प्लांटेशन भी करवाना है। ये इनका काम होता है और इस बात के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, सारी व्यवस्था देती है, तो बढ़िया रहेगा, जंगल में मंगल। नेक्स्ट ब्रांच लिखो फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छा ब्रांच है और इंडिया में इस पे हायर स्टडीज़ भी बहुत इजीली अभी अवेलेबल हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है। हायर स्टडीज़ मतलब मास्टर्स, उसके बाद रिसर्च इन पे होना शुरू हो गया है। करते क्या है वो लिखो। फूड टेक्नोलॉजी है तो कुछ आइडिया लग रहा होगा, कुछ खाने वाने से ही मतलब है, बिल्कुल है, लिखिए। फूड टेक्नोलॉजी में करते हैं प्रोसेसिंग एंड
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, दो वर्ड। प्रोसेसिंग क्या क्या मतलब समझते हो? खाना बनाना, खाने का जो भी आइटम है हमारा, वो बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए। क्या कभी ने आप लोगों के जन्म में, शायद आपकी जब 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 जन्म हुआ रहा होगा तब तो आपको ये पता रहा होगा कि हाँ सॉस जैसा कुछ होता है। बाय बर्थ पता था कि बाद में पता चला? लेकिन हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये किसकी इजाद है? इनकी इजाद है। टमाटर को अगर इतने दिन आप स्टोर कर दो एज इट इज तो रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसी टमाटर को कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दिया जाता है और महीनों महीनों या इवन सालों तक वो प्रिजर्व रहता है, नहीं रहता। और हम जब, कितना इजी एक्सेस हो गया है कि जब मन किया लिया खाया। ऐसे एक प्रोडक्ट नहीं है, हजारों प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन आज के टाइम पे अवेलेबल है। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था। अभी वो देखो पिकल्स, चलो ये ट्रेडिशनली हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन आज जितनी वैरायटी है, जितना उनमें टेस्ट है, क्या पहले था? नहीं था। वो ट्रेडिशनली जो घर में बन जा रहा है, लेकिन आज आपके पास है ना। तो ये कुछ हम फूड टेक्नोलॉजी में करते हैं, और फूड टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत अच्छा है, जिसको खाने की आदत है और खाना बनाने की आदत है, तो वो जा सकता है बिल्कुल इधर, मजे से वो बना के खाता रहे। नॉलेज हो जाएगा तो अपने हिसाब से वो खाना प्रोसेस करेगा और उसको बनाएगा, है ना। कई अपने जैसे होता नहीं, पैसन चूज करने वाली जो बात होती है, ज़्यादा मुझे लगता है आधा से ज़्यादा बच्चे को पता ही नहीं कि उसका पैसन पता तो होता, पैसन तो पता होता, लेकिन उसका क्या आगे का फील्ड क्या है, क्या करे उस पैसन को लेकर, यही नहीं पता। तो ये ज़रूरी है पता करना। अगर किसी का ऐसा है तो फूड टेक्नोलॉजी में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। एक मेरा फ्रेंड था जो मेरे साथ ग्रेजुएशन करा, फिर उसने फूड टेक्नोलॉजी से MSc करी, अभी वो काम करता है अमूल में। अमूल एक आपका क्या है, ब्रांड है, वो भी प्रोसेस करके ही आपके यहाँ दूध पहुँचाया जाता है। अमूल के भी कई तरह के दूध होते हैं, वो जो पैकेट आता है ना, एक नॉर्मल मिल्क आता है, एक पॉस्चराइज मिल्क आता है, एक आपका आता है वो फैट फ्री वाला भी आता है। हाँ, कई तरह के मिल्क वो बना के बेचते हैं, रेट उनके सबके अलग हैं। अभी देखो हम वो अभी यहाँ पे वीटा चलता है ना शायद, हाँ वीटा ज़्यादा चलता है। वीटा वालों ने वो लस्सी पैकेट बना दी, कितना इजी एक्सेस है, पहले कभी किसी ने सोचा था? तो ये सब इसी का इजाद है कि अगर आपके पास बिजनेस माइंड है और नॉलेज है तो आप पानी भी बेच सकते हैं। बिस्लरी वाला क्या कर रहा है? पानी तो बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक ब्रांच लिखो, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, अब वर्ड से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब माइक्रोब्स के बारे में बात करनी है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स को हमें ज़्यादा डिटेल स्टडी करना है, कौन सा माइक्रोब्स पैथोजेनिक है, कौन सा नॉन पैथोजेनिक है, क्या उनके हार्मफुल इम्पैक्ट हैं, क्या बेनिफिशियल हैं। क्या सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं? नहीं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। जो यूज़फुल हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जा सकता है। आज देख लो पूरी आपकी ब्रेवरी एंड बेकरी इंडस्ट्री माइक्रोब्स के दम पे टिकी हुई है। यहाँ तो बस शाम को व्यवस्था बनानी, उनको पता नहीं पीछे क्या चल रहा है ना। जैसे आप एक फ़र्क बता देता हूँ, बाकी आप लोग बड़े हो जाओगे तो पता ही चल जाएगा। मार्केट में दो तरह की बियर मिलती है, नॉर्मल एंड स्कॉच बियर, और दोनों में फ़र्क है और दोनों का रेट भी बहुत फ़र्क होता है, लगभग आई थिंक डबल का फ़र्क होता है। अगर वो 100 की है तो वो 200 की बिकेगी। क्या फ़र्क है?
जो नॉर्मल बियर होती है वो जस्ट फर्मेंटेशन से बनाया, उसको जो भी प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग करा, पैक करा और मार्केट में आ जाता है। लेकिन ये किंगफिशर जो कंपनी है वो कहता है कि मेरा बियर जो है ना वो स्कॉच बियर है। वो कहता है कि हम जो बियर बनाते हैं पहले उसको लगभग 10-15 साल हम उसको स्टोर करके रखते हैं अच्छा टेस्ट आने के लिए, फिर वो पैक करके मार्केट में देते हैं, इसलिए हम ज़्यादा पैसे लेंगे। बाकी करता क्या है वो वही जाने। ठीक है, तो ये फर्क है। नेक्स्ट एक ब्रांच लिखो, मेडिसिन। ये सवाल भी था। हाँ, ये माइक्रोबायोलॉजी के बारे में लिखा ही नहीं, पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में लिखो। साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और उसका अगर कुछ यूज है तो क्या है। ठीक है, अब मेडिसिन लिख लो, फिर आगे। वैसे आपको ये बात पता चल गई है मेडिसिन क्या है। हाँ हाँ मुझे पता है, आप मेडिसिन तो लिखो। साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस विद क्यूरेटिव सब्सटेंसेस। साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस विद क्यूरेटिव सब्सटेंसेस। ऐसे हम सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो आपका क्योर कर सके। प्रिवेंशन तो पहले होगा, अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ तो डिजीज हो जाएगा। डिजीज के बाद जो क्योर करने के लिए आपके वो जो आप कहते हैं ना कॉम्पोजिशन, हर मेडिसिन का एक कॉम्पोजिशन होता है, वो कोई सब्सटेंस ही होता है। उस सब्सटेंसेस की मदद से हम अपने उस डिजीज को क्योर करते हैं, बस सिंपल सी बात है। अगर ये जो आपका मेडिसिन है ये लैब बेस्ड होता है, अगर ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, किसी नेचुरल प्लांट या एनिमल से निकाला गया, दैट इज द ड्रग्स। थैंक यू।